21 अक्टूबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद कोर्ट ने 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से जिन 23 घरों या दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया था उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिन बाद 23 अक्टूबर को होगी। 23 अक्टूबर की सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों और दुकानों पर पीडब्ल्यूडी ने शनिवार को नोटिस चस्पा कर दिया। विभाग की ओर से नोटिस सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर लगाया गया है। 3 दिनों में ग्रामीण सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए निर्माण को हटाने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता किशोर कान्हेरे ने आज दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। इस दौरान कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी सहित महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटोले एवं महाराष्ट्र के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। एक तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सीट को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता किशोर कान्हेरे ने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की 2 सीट बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। इसके लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान के लिए विदिशा संसदीय सीट छोड़ने वाले रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है। वहीं विजयपुर सीट से कांग्रेस विधायक रहे रामनिवास रावत को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। यहां 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। बिहार में 4 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। महागठबंधन ने विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटों में से 3 पर राजद और 1 सीट पर भाकपा के उम्मीदवार को उतारने का ऐलान किया है। रविवार को प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगानंद सिंह, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी नेता मौजूद थे। महागठबंधन के सभी नेताओं ने बिहार विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव में गठबंधन की जीत का दावा किया है। बिहार में उपचुनाव के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होगी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नई राजनीतिक दलों का गठन होना शुरू हो गया। इसका संकेत आरपीसी सिंह के समर्थकों ने दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह खुद की एक पार्टी बनाने वाले हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया। इसके साथ ही जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि जो लोग मुर्दा हैं वह अपने आप को टाइगर बता रहे। बिना जंगल के शेर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए टाइगर जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। आरसीपी सिंह के पार्टी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी बनाने का अधिकार सभी को है। बिहार में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन 2 ही दल हैं। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के शासनकाल में जो विकास हुआ है, जनता उसी विकास के नाम पर नीतीश कुमार को वोट देती आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। सोमवार को राष्ट्र के प्रति पुलिसकर्मियों के बलिदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए शाह ने कहा कि यह भारत को सुरक्षित रखने में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों द्वारा किए गए असीम बलिदानों का सम्मान देने का अवसर है। अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मैं अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले उन शहीदों को नमन करता हूं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड में ये 10वीं गिरफ्तारी। आरोपी की पहचान भागवत सिंह के रूप में हुई है और वो 32 साल का है। भागवत की गिरफ्तारी नवी मुंबई के बेलापुर से हुई है। वह राजस्थान के उदयपुर का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक भागवत सिंह हमले के दिन तक मुंबई के बीकेसी इलाके में रह रहा था। जांच के दौरान यह सामने आया है कि भागवत सिंह ने ही शूटरों को हथियार उपलब्ध कराए थे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर मुसलमानों से जुड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। उत्तराखंड के चामोली में 15 मुसलमान परिवारों का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। चामोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चामोली छोड़ देना होगा। अगर मकान मालिक मुसलमानों को घर देंगे तो 10,000 का जुर्माना देना होगा। ओवैसी ने कहा,
ये वही उत्तराखंड है जहां की सरकार समानता के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रही है। क्या चामोली के मुसलमानों को समानता और सम्मान से जीने का हक नहीं है? मोदी अरब शेखों से गले मिल सकते हैं तो चामोली के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। आखिरकार मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सऊदी या दुबई के नहीं। वायनाड सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा ने कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ नव्या हरिदास को मैदान में उतारा। जून में हुए चुनाव में इस सीट पर राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी। हालांकि उन्होंने रायबरेली से भी जीत हासिल की और वहां से सांसद बने रहने का फैसला किया। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। 39 वर्षीय नव्या हरिदास कोझिकोड नगर निगम में 2 बार पार्षद रह चुकी है और निगम में भाजपा संसदीय दल की नेता भी है। वह भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनके संसदीय क्षेत्र में 500 से ज्यादा होर्डिंग्स लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमन सोनकर द्वारा एक होर्डिंग लगाया गया जिसमें पीएम मोदी को 10 हाथों के साथ दिखाया गया। इस पोस्टर में पीएम मोदी के प्रत्येक हाथ में अलग अलग सरकारी योजनाओं को दिखाया गया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना और मेक इन इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं और मिशंस को दिखाया गया। बता दें कि लंका, चतईपुर और सारनाथ में लगाए गए पोस्टर में पीएम मोदी को युग पुरुष बताया गया। इस दौरान पीएम मोदी 2,877 करोड़ रुपए की लागत से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण और संबंधित कार्यों की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद शाम करीब 4:15 बजे वे वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व प्रमुख विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू का 9वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह एनसीडब्ल्यू में रेखा शर्मा की जगह लेंगी। शनिवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया कि एनसीडब्ल्यू एक्ट 1990 की धारा 3 के तहत की गई यह नियुक्ति 3 साल की अवधि या रहाटकर के 65 वर्ष के होने तक के लिए होगी। अधिसूचना के मुताबिक रहाटकर का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से शुरू होगा और यह घोषणा भारत के राज्यपत्र में भी प्रकाशित की जाएगी। अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए रहाटकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं महिला राष्ट्रीय आयोग जैसी संवैधानिक और विधायी संस्था की अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देती हूँ। मैं इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। सीजेआई डीवाईआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अगर आस्था हो तो ईश्वर कोई भी रास्ता निकाल देते हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए मैंने भी ईश्वर से प्रार्थना की थी। दरअसल सीजेआई खेड़ तालुका में अपने पैतृक गांव कान्हेसर में लोगों को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने 2019 को सुनाए गए एक ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा किस्सा शेयर किया। तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का निपटारा किया था। सीजेआई उसी बेंच का हिस्सा थे। बेंच ने यह फैसला भी सुनाया था कि अयोध्या में ही वैकल्पिक 5 एकड़ के भूखंड पर मस्जिद बनाई जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की पत्नी शालू जिंदल की भतीजी और पंजाब के ओसवाल ग्रुप के मालिक पंकज ओसवाल की बेटी वसुंधरा 3 अक्टूबर से युगांडा की जेल में बंद है। वसुंधरा पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप है। पंकज ओसवाल पिछले 17 दिनों से बेटी को ढूंढ रहे हैं। परिवार ने बेटी को अवैध हिरासत में रखने के आरोप लगाए थे। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि पंकज ने भारत सरकार के अलावा यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप से भी मदद मांगी थी। मामला सामने आने के बाद युगांडा सरकार ने वसुंधरा को कानूनी सहायता देने का भरोसा किया है। वसुंधरा मंगलवार 22 अक्टूबर तक जेल से बाहर आ सकती है। दिल्ली में रविवार सुबह लगातार तीसरे दिन यमुना नदी में जहरीला झाग देखने को मिला। आपने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि भाजपा यूपी से यमुना में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली में पानी में झाग बन रहा है। एक तरफ दिल्ली में आप वॉर लेवल पर प्रदूषण से निपटने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा गंदी राजनीति कर रही है। इसके जवाब में ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा, आप सरकार ने 1000 करोड़ रुपए प्रदूषण के टैक्स के रूप में कलेक्ट किए थे। आतिशी को बताना चाहिए कि उस फंड का क्या हुआ। जब यमुना का पानी दिल्ली में आता है तब इसका ऑक्सीजन लेवल 9 रहता है। जब दिल्ली से निकलता है तब ऑक्सीजन लेवल 0 ही रह जाता है। दिल्ली में अलग अलग ड्रेनेज पॉइंट पर ड्रेनेज प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी चैनल को भी
ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।